अगर जंग चलती रहती है लाइक फॉर 6 मंथ्स, फिर दुनिया पे क्या, स्पेशली पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अगर तो ये वॉर चल गई 6 मंथ्स तो यू मार्क माई वर्ड्स, यूएस विल नो लॉन्गर स्टे सुपर पावर। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, मेरी अपनी भी यही कैलकुलेशन है, मुझे लगता है डॉलर भी रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा। ऑयल ड्रिवन वॉर है और ऑयल ड्रिवन इकोनॉमी भी है हमारी ग्लोबल, सारी प्राइसेस उससे इम्पैक्ट होती हैं। अब सिर्फ पाकिस्तान रह गया ऐसा मुल्क जो कि एक पॉसिबिलिटी ग्रांट करता है। ट्रम्प जिस तरह का इंसान है एज ए प्रेसिडेंट, वो बहुत कैलकुलेटेड बिजनेसमैन है, तो वो कभी भी ना कहे फेवरेट फील्ड मार्शल अगर आप में ना गिराए हो जहाज, अगर आप इंडिया से ना जीते हो। तो उस वजह से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है पाकिस्तान इस टाइम पे। एक तो पाकिस्तान की जो अचीवमेंट है, जो बहुत क्रेडिबल अचीवमेंट है कि ओरिजिनल डेडलाइन पास हो गई है, वो डेडलाइन एक्सटेंड करने में बहुत ज़्यादा हाथ चीफ ऑफ डिफेंस आसिम मुनीर साहब का है। गवर्नमेंट बहुत परेशान है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट टू स्कूल्स, हर चीज बिजली से ड्रिवन है, क्योंकि आपकी बिजली तेल से ड्रिवन है। तो ये वॉर बहुत डिफरेंट है अमेरिका की बाकी जो वॉर्स उसने लड़ी। एक और बहुत अजीब सी चीज हुई है, डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर अटैक शुरू हो गए हैं। एक तो ये रेजिलिएंट नेशन है, उसके पास 2 चोक पॉइंट्स हैं, सिर्फ हॉर्मुज नहीं है, अब उसने बाबल मांदेब एक और है जो कि रेड सी साइड पर है। वहां पर यमनी रेबल्स हैं जो ईरान के दोस्त हैं, उन्होंने कहा हम वो भी ब्लॉक कर देंगे। इस दफा वाकई ट्रम्प इज इन अ वेरी बैड स्पॉट। उसके इलेक्शंस आगे आ रहे हैं, वो एक अपनी बेस भी लूज कर सकता है, बट वॉर उसकी है नहीं, ये समझ रहे, वॉर इजराइल की है। अमेरिका सारा जो पैसा कमाता है वो पेट्रोल से कमा रहा है। आप देखें कि ये जितने मुल्क हैं, इनको जितना दुनिया में ऑयल परचेजिंग होती है वो कंपलसरी है कि डॉलर में ही आप ले सकते हैं। ये बात बहुत थोड़े लोगों को पता है, उसे पेट्रो डॉलर कहते हैं। हम लोगों के साथ भी यही होता है, जब आता है दुबई से तेल तो हम रुपयों में नहीं ले सकते, वरना बहुत इजी होते हैं चीजें। ऑयल की अगर एक्सचेंज है, वो डॉलर ही खत्म हो जाए तो दैट इज इट। उस दिन अमेरिका का कह रहे हैं कि क़यामत है उसके डॉलर की, कि वो डॉलर नीचे आ जाएगा। पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम में है, जो रेमिटेंसेस थी, सोचें आप, वो आती थी ये खलीजी ममालिक से, वो भी अब आपकी बंद हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जॉब्स उनकी अब जाएंगी। अगर यूं हालात रहे तो इट्स ओवरऑल गोइंग टू बी वो कहते हैं ना, पेंडोरास बॉक्स इज गोइंग टू ओपन फॉर पाकिस्तान की। मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, रेमिटेंसेस हमारी कम हो रही हैं, तो हमारे पास डॉलर की सप्लाई वैसी थोड़ी है। सारी सिचुएशन अब दुनिया की इकोनॉमिकल ज्यादा है। इवन ये वॉर भी आप देखें कि ज्यादा मिलिट्री से ज्यादा हॉर्मूज पे आती है, उनको भी ये पता चल गया हॉर्मूज बंद कर दो, वो इकोनॉमिक वॉर बना दी गई है। अब आप लॉकडाउन करते हैं, वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। पाकिस्तान का मेन इशू है कि वी स्पेंड मोर देन वी अर्न। गवर्नमेंट पे भी यही बात जाती है। बसंत में आपने देखा कि इन्होंने जिस तरह से किए, थोड़े बचा लेते तो रेनी डेज काम आ जाते, आगे और आ सकते थे। हमारे मैचेस हो रहे थे PSL के, क्या टिकटिंग उतनी थी कि हम इतने पैसे लगाकर इतनी सिक्योरिटी दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग गए हैं मैच देखने के लिए। और जहाँ पर जो एसेंशियल चीजें हैं कि आगे मुस्तकबिल है बच्चों का, जिनको पढ़ाना है, आप वो बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान की मिस मैनेजमेंट है ऑनेस्टली प्लानिंग में। दिस इज हाई टाइम कि अभी हमें प्लान करना चाहिए इफेक्टिवली। और अभी क्योंकि पोस्टपोन हो गया, बट इवेंचुअली दिस वॉर डज नॉट स्टॉप, तो स्मार्ट लॉकडाउन के फुल लॉकडाउन लगेगा। और आई थिंक इट्स हाई टाइम कि गवर्नमेंट ये सीखे कि अब हमें इस दफ़ा एटलीस्ट जो है अपने आप को, अपने एसेट्स को, अपने बच्चों को अपने सेफ रखना है, एंड उनकी एजुकेशन का हर्ज नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। 28 फरवरी से जारी US, इसराइल और ईरान की जंग ने दुनिया को बहुत सी नई चीज़ों से मुतारिफ़ करवाया। तेल की कीमतें इस कदर बढ़ गईं जो कि किसी की भी वहमो गुमान में नहीं था। 50 से 60% तक इंक्रीज़ आया तेल की और गैस की कीमतों में इस पूरे 1 महीने के दौरान। अब इसमें बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया गया, जिससे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का 20% जो तेल है वो गुजरता है, जिसने पूरी दुनिया पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। इसके बाद पाकिस्तान पे भी मुख्तलिफ़ किस्म के असरात आए। हमारी गवर्नमेंट ने भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को इस्तेमाल किया, जैसे कि स्कूल्स का बंद करना और पेट्रोल को बचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई। इसके अलावा एक बात स्मार्ट लॉकडाउन की भी की जा रही थी कि शायद वो भी लग सकता है, बट अभी फ़िलहाल के लिए उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इस सब पे बात करने के लिए कि मज़ीद इकॉनमी हमारी किस तरह से इम्पैक्ट हो सकती है, अगर ये जंग मज़ीद 6 महीने भी चलती है तो दुनिया पे इसका क्या असर होगा, स्पेशली पाकिस्तान पे क्या असर होगा, इसके साथ साथ क्या फर्दर स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, फ्यूचर क्या हो सकता है, इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है माहिर मुआशियात मिर्ज़ा हमज़ा, उनको वेलकम करते हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम।
कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो करंट सिचुएशन चल रही है इस वक्त, आप भी देख रहे हैं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी, और जो जंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब आप बीइंग एन इकोनॉमिस्ट किस तरह से देखते हैं कि मज़ीद इसमें बेहतरी आ सकती है, या अगर जंग चलती रहती है लाइक फॉर 6 मंथ्स, तो फिर दुनिया पे क्या, स्पेशली पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है देखें, अब इकोनॉमिकली? अभी तो फिलहाल बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है, बिकॉज ट्रम्प के जो 15 पॉइंट हैं वो उसने दिए हैं थ्रू द पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और थ्रू द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। तो उसके बाद उनके भी 5 पॉइंट्स आए हैं जो कि बहुत सख्त हैं। तो दोनों साइड्स के अंदर कोई इस टाइप की नज़र नहीं आ रही कि वो नेगोशिएट उस तरह से करना चाहते हैं। ऑल्दो पाकिस्तान आज सागडार साहब बीजिंग में गए, और चाइनीज़ भी पार्टीज़ जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, ख़ासतौर पर उनके फॉरेन मिनिस्टर वांगी। 4 कंट्रीज़ का अभी इस्लामाबाद में वीकेंड पर हुआ है कन्वेंशन डिप्लोमेटिक। तो उस हिसाब से पाकिस्तान का जो रोल है वो काफ़ी की है, बिकॉज ओनली कंट्री है अगर आप देखें पूरी दुनिया में जिसके दोनों साइड से गुड रिलेशनशिप्स हैं। पहले ओमान कर रहा था, उससे पहले और कंट्रीज भी इन्वॉल्व हुए, बट क्योंकि अटैक दोनों दफ़ा हुआ है ईरान के ऊपर, तो अब सिर्फ पाकिस्तान रह गया ऐसा मुल्क जो कि एक पॉसिबिलिटी ग्रांट और करता है। डिप्लोमेटिकली सर पाकिस्तान की जो ग्लोबली इसका इमेज है बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। बहुत स्ट्रॉन्ग है लास्ट ईयर की वजह से। या पाकिस्तान वॉर जीता, बिल्कुल भी ऐसी इमेज ना होती। और ट्रम्प जिस तरह का इंसान है एज अ प्रेसिडेंट, वो बहुत कैलकुलेटेड बिजनेसमैन है, क्योंकि वो बिजनेसमैन टर्न प्रेसिडेंट, तो वो पिछले प्रेसिडेंट से डिफरेंट है। ये पूरी दुनिया इस बारे में बात कर रही है। तो वो कभी भी ना कहे फेवरेट फील्ड मार्शल अगर आपने ना गिराए हो जहाज़, एग्जैक्टली। अगर आप इंडिया से ना जीते हो। तो उस वजह से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है पाकिस्तान इस टाइम पे, और नथिंग टू लूज पोजीशन पे भी है। बाकी कंट्रीज़ ने क्योंकि एक रिटेलिएशन भी फेस की ईरान की, बट पाकिस्तान इस टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वो करवा देता है डील तो दैट वुड बी अ ब्रेक थ्रू। उसके ऊपर भी हम आएंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स पर। बट अगर नहीं भी कराता तो उसमें इतना नुकसान नहीं है पाकिस्तान का। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था कि कहाँ, इकोनॉमिकली क्या, माशरती तौर पे हमें क्या नुकसान हो सकता है, मुआशी तौर पे सॉरी, क्या नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को? फॉर इंस्टेंस अगर तेल की प्राइसेस की बात करें तो जंग से पहले तेल की प्राइस $72 पर बैरल थी, जो कि जंग के बाद 106 तक भी पहुंच गई। जी जी, अब इस पे पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या मज़ीद, ऑब्वियसली हमें गुर्बत का सामना है, हमें हमारे पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है वो जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो अब क्या इम्पैक्ट हो सकता है इकोनॉमिकली अगर ये जंग परसिस्ट करती है? देखिए दुनिया पर ही उसका बहुत बुरा बुरा इम्पैक्ट होगा, और डेफिनेटली ट्रिकल करेगा, क्योंकि ऑयल ड्रिवन वॉर है और ऑयल ड्रिवन इकोनॉमी भी है हमारी ग्लोबल। सारी प्राइसेस उससे इम्पैक्ट होती हैं। पाकिस्तान की आई थिंक जो इसमें कह लें कि अनफॉर्चुनेट था पाकिस्तान के लिए, वो ये था कि हम लोग अच्छा खासा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर रहे थे, बट बीच में हमारा प्लान चेंज हो गया एनर्जी का। अब हम अपनी जितनी इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी है वो आईवीपी से प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो मैं कल भी पढ़ रहा था डॉन में, और आज भी ये खबर में आया हुआ था कि स्मार्ट लॉकडाउन तो पोस्टपोन हो गया है, बट गवर्नमेंट बहुत परेशान है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। अभी 3 से 4 आवर्स की लोड शेडिंग प्रपोजल उसका चल रहा है कि वो होगी, और पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स अभी से ही जो कि सर्दियों में होते थे अब गैस में भी हम देख रहे हैं। उसके अलावा जो आई थिंक 45 का डीजल पड़ता है रुपीज़ जनरेशन के अंदर पर यूनिट, तो 80 की बात चल रही है अभी ओके। इस टाइम पर। तो आप हिसाब लगाइए कि हमारा जो पीक किलोवाट आवर है जून जुलाई में जो हमें पड़ता है वो 60-65 तक जाता है लाहौर में। अगर हम हमारी जो बिजली का बिल है वो उस पर चार्ज हो रहा होता है, और जितनी गर्मी पिछले साल पड़ी है लाहौर में अराउंड 50 डिग्रीज। एयर कंडीशनर्स अभी से चलना शुरू हो गए हैं। चल रहा है यहाँ पे भी तो 55 डिग्री मेरी तो प्रिडिक्शन है कि फील्स लाइक जो होता है वो ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। एग्जैक्टली। और आप जो देख रहे होते हैं गाड़ी पे वो नहीं होता, बिकॉज अक्सर आप गर्म गाड़ी में बैठ रहे हैं तो वो लिखा 48 होता है, बट वो शायद 55 फील हो रहा होता है। एग्जैक्टली। तो हम तो बाज नहीं आएंगे एसी चलाने से चीज़ों से। तो फिर उसका इम्पैक्ट जो आप कह रही हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के साथ फिर और चीज़ें जुड़ती हैं, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बिजनेसेस की, रेस्टोरेंट्स की, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट टू स्कूल्स, हर चीज़ बिजली से ड्रिवन है, क्योंकि आपकी बिजली तेल से ड्रिवन है। तो ये सोचने का जो है ना, हमें इस पे सोचना ज़रूरी है कि उसका ट्रिकल इफेक्ट जो है वो एक प्याज की कीमत से लेके आलू इन तक आ सकता है, ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है, सब है। तो ये वॉर बहुत डिफरेंट है अमेरिका की बाकी जो वॉर्स उसने लड़ी थी। इराक वॉर उसने पहले लड़ी है बहुत बड़ी, उससे पहले वियतनाम में लड़ता रहा है। बट एक तो ये रेजिलिएंट नेशन है,
और दूसरी बात है कि उसके पास 2 चोक पॉइंट्स हैं, सिर्फ हॉर्मूज नहीं है, अब उसने बाब अल मंदेब एक और है जो कि रेड सी साइड पर है, सुएज ओके। कैनाल जो यूज हो रहा है अभी रूट, क्योंकि अमेरिका वो वहां पर यमनी रेबल्स हैं जो ईरान के दोस्त हैं, उन्होंने कहा हम वो भी ब्लॉक कर देंगे। तो आपकी दोनों पॉइंट्स अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो जो गोल्डमैन सैक्स है, बहुत बड़ा एक अमेरिकन बैंक है, वो कह रहा है कि $200 पर बैरल, जिस तरह आपने 72 बोला है, तो ये 100% से ज़्यादा इंक्रीज है। 140 पे 100 होता है। सो उसका इफेक्ट जो है वो बहुत डेविस्टेटिंग होगा, बिकॉज अभी 322 का लीटर है डीजल, जो कि मेन ट्रांसपोर्ट का आपके ट्रक्स डीजल पे बेस करते हैं। तो ये 600-700 की बात है, और उससे फिर जो ग्लोबल इफेक्ट आएगा और लोकल आएगा वो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी जो पेमेंट्स हैं, पहले हम सारा तेल तो डॉलर्स में खरीदते हैं। एग्जैक्टली तो फिर हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑब्वियसली पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली। तो आपको लगता है कि इन द कमिंग डेज बीइंग इन इकोनॉमिस्ट आप ये समझते हैं कि कितनी इंक्रीज आ सकती है पेट्रोल में, डीजल में, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस में? देखिए ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रम्प का पैटर्न समझना ज़रूरी है पहले। वो हमेशा ये करता है, पब्लिक को प्लीज़ करता है, एक बयान देकर सॉफ्ट कि जी हम तो टॉक्स कर रहे हैं। उसकी एक अब तो पैटर्न सामने आ गया है। उसने न्यूक्लियर टॉक्स में लास्ट ईयर जून में अटैक कर दिया मिडिल ऑफ द टॉक्स, और उनको भी गंदा किया जो करवा रहे थे। फिर ओमान कर रहा था इस साल, खमेनाई साहब को मिसाइल से मार दिया मिडिल ऑफ द टॉक्स। हालांकि जब आई थिंक स्विट्जरलैंड में टॉक्स हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत सक्सेसफुल टॉक्स हैं और हम ये ऐसे ही लग रहा था कि जंग तो शुरू ही नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और इन्होंने शुरू कर दी। एग्जैक्ट हम उधर आ गए तो हम इस पैटर्न को देखते हुए प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हालांकि इस दफा वाकई ट्रम्प इज इन अ वेरी बैड स्पॉट। उसके इलेक्शंस आगे आ रहे हैं, वो एक अपनी बेस भी लूज कर सकता है, बट वॉर उसकी है नहीं, ये समझ रहे, वॉर इसराइल की है और वो बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर ये खर्ग आइलैंड ले लेते हैं, ये समझना ज़रूरी है वर्ल्ड लेवल पर, खर्ग आइलैंड बहुत उधर से 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, वहीं से ही आगे जाता है। यहाँ ईरान की जो डेडलाइन है 6 अप्रैल की, जो उसने दी हुई है कि जी मैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि उसकी जो बिजली की लाइंस हैं जो कि वॉर में अलाउड नहीं है, इंटरनेशनल वॉर के जो लॉस, अगर आपकी बिजली की सप्लाई चली जाती है तो पहले ही वहाँ इंटरनेट नहीं है, फिर बिजली भी नहीं रहेगी, तो ईरान रिटेलिएशन के अंदर एक ऐसी वो स्टेट ही नहीं रहेगी, फंक्शनिंग स्टेट नहीं रहेगी। उसके बाद जब वो रिटेलिएट करता है तो फिर तो वॉर खत्म होने का नाम ले ही नहीं सकती। 6 मंथ्स क्या, ये साल भी चल सकती है। तो पैटर्न 6 अप्रैल की बात हुई थी, बट स्टिल अटैक्स तो जारी हैं। लाइक उसने, ट्रम्प ने कहा था कि मैं कोई एयर स्ट्राइक्स नहीं करूंगा, स्टिल अटैक्स जारी हैं, और इसराइल ने तो कभी इसको रोका ही नहीं था, वो तो क्योंकि वो कभी ये इसको इसकी क्लाइंट स्टेट है। तो इसराइल इज लाइक, आप समझ लें कि एक अमेरिका की एक एक्सटेंशन है मिडल ईस्ट के अंदर, और जीसीसी भी वही थे जस्ट बाय द वे, क्योंकि बहरीन में बेस थी, सऊदी में भी प्रिंस, वो एक उनकी एयर बेस उसने तबाह की है, और ये मतलब वो सारी स्टेट्स ही काइंड ऑफ इसराइल के साथ लिंक्ड हैं, एंड देयर फॉलोइंग इसराइल डिक्टेट्स। तो इसराइल ट्रम्प अपनी पब्लिक के अपनी सपोर्ट के लिए ये कर रहा है, बट इन जो उनकी पूरी इनर एडमिनिस्ट्रेशन है इस टाइम पर, डीप स्टेट जिसको कहते हैं, वो सपोर्ट कर रही है इस वॉर को। तो वैसे अगर आप उसको क्लोजली एनालाइज करें, एज एन इकोनॉमिस्ट भी या एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट भी अगर उसे देखें, तो ये वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बिकॉज ट्रूप्स आ रहे हैं। देखें ना उसकी कुछ, पिछली दफा क्या था, एयरक्राफ्ट कैरियर है 2 जहाँ से जहाज उड़ते हैं और अटैक करते हैं, उधर से हुए थे अटैक। आई थिंक एक का नाम जरार्ड फोर्ड है और दूसरा है अब्राहम लिंकन, ये 2 हैं। अब तीसरा भी आ रहा है, एक तो ये खबर बिल्कुल सच है, उसका नाम है बुश एयरक्राफ्ट कैरियर, वो रास्ते में है। 3500 मेरीन्स, जिस तरह उनकी खास फोर्स होती है मेरीन्स जो ट्रेन होते हैं, सर हमारे एसएसजी कमांडोज हैं, वो रास्ते में है, और पैरा ट्रूपर्स 92nd एयरबोर्न डिवीजन के, वो भी आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं? तो इससे हमें यही मिलता है ना कि जंग तो जारी रहेगी, चाहे वो ट्रम्प कह रहे हैं कि नेगोशिएट कर रहे हैं, या चाइना के साथ भी ऑब्वियसली पाकिस्तान के थोड़े से हो रहा है कि मे बी उस तरह से नेगोशिएट किया जाए, बट जैसे आप बता रहे हैं उसको देखकर यही लगता है कि जंग विल परसिस्ट। और उसी हवाले से बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रोल, पाकिस्तान इस वक्त बहुत तारीफ़ भी की जा रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि इंडियंस खुद भी, ये मैंने कुछ उनके जो सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो वो बोलते हैं कि इंडिया अब एक सिर्फ पाकिस्तान एक पीस का
बन चुका है, नुमाइंदा। नुमाइंदा बन चुका है, उसका एक इमेज बन चुका है, और साथ ही साथ इंडिया को वो एक वायलेंट किस्म की नेशन देखा जा रहा है। तो इस पे आप क्या समझते हैं कि ये कितना पाकिस्तान के लिए कितना इम्पैक्टफुल है, और मज़ीद हमारे लिए क्या इसकी पॉजिटिविटी आ सकती है थ्रू द वर्ल्ड, इस वजह से कि हमने डिप्लोमेट्स बुलाए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और हम पीस को प्रिवेल करने की, जंग को ख़त्म करने की कोशिश करें, और क्या पाकिस्तान के थ्रू जंग रुक भी सकती है या नहीं? देखें, एक तो पाकिस्तान की जो अचीवमेंट है, जो बहुत क्रेडिबल अचीवमेंट है, वो मैंने आज ही बल्कि पढ़ा और मैं बड़ा खुश हुआ कि ओरिजिनल डेडलाइन पास हो गई है। जो ट्रंप ने कहा था कि मैं बिजली को मारूंगा, मैं अटैक करूंगा, मैं ये करूंगा, फिर उसने 10 डे का पॉज लिया था, तो 6 अप्रैल नेक्स्ट मंडे बन रहा है। या वो डेडलाइन एक्सटेंड करने में बहुत ज़्यादा हाथ चीफ ऑफ डिफेंस आसिम मुनीर साहब का है इस टाइम पर। वो बात तो सच है बिल्कुल, बिकॉज अगर वो ना बीच में आते और वो प्लान ना देते तो आई थिंक कि ये ना पॉसिबल होता। तो वो पाकिस्तान की वजह से ही हुआ है। अब पाकिस्तान क्या जंग रुकवा सकता है? दैट इज़ अ बिग बिग इफ़, क्योंकि उसका तो खुद नहीं पता होगा आई थिंक, जो खुद मीडिएट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट मिनट पर ये हमेशा ऐसे करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि दे जस्ट मूव आउट। और शायद कुशनर और वो जो स्टीव विटकॉफ हैं, एक तो दामाद है डोनाल्ड ट्रंप का, उसको भी शायद ना पता हो, मुझे तो लगता है कि वो इतना सीक्रेटली करते हैं जब उन्हें करना हो। तो इसकी कोई कोई अभी ये प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहा नहीं है, बट द एविडेंस जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ वो बिल्कुल वॉर के हक में है। जिसने ख़त्म करनी हो वो यूँ नहीं मूव करता, इतनी ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं करता। और फिर एक और बहुत अजीब सी चीज़ हुई है, डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर अटैक शुरू हो गए हैं, और कुवैत पे अभी हुआ है अटैक, उसके प्लांट पे, वाटर प्लांट पे भी हुआ, पावर प्लांट पे भी हुआ है, और ईरान कह रहा है हमने नहीं, इजराइल नहीं किया है। तो ये सारी बड़ी अजीब बातें, बिकॉज अगर आप जीसीसी के डीसैलिनेशन प्लांट्स की तरफ आते हैं तो उनके आप पानी की सप्लाई को रोक रहे हैं, और वहाँ पर पानी इस तरह नहीं है कि शायद ईरान में फिर डीसैलिनेशन के अलावा भी कोई चीज़ें हों, फ्रेश वाटर हो, वहाँ से लोग जिंदा रह लें, बट उधर तो लोग मर जाएंगे, कहत आ जाएगा जीसीसी में। सो दीज आर वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स जिनको अगर आप देखें तो नज़र नहीं आता। बट पाकिस्तान, अगेन कमिंग टू क्वेश्चन, कैन प्ले अ गुड रोल, और उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है डिप्लोमेटिक पोजीशन, बल्कि तेल एक्चुअली बहुत ही उसे सस्ता मिलने लग जाएगा, बिकॉज उसकी जीसीसी से पहले अच्छे कंट्रीज का रिलेशन है, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, और फिर वो ये कह सकता है कि जी हमें आईएमएफ के अंदर आप माफ़ कर दें लोन, हमने इतना बड़ा काम आपका किया, हमें ईरान से तेल लेने दें। पाकिस्तान के काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं इससे, डबल उसको फ़ायदा मिलेगा अच्छा, दोनों। पाकिस्तानी फ्लैग शिप्स को गुजरने भी दिया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से 20 पाकिस्तानी शिप्स को, तो इसका भी तो इम्पैक्ट पाकिस्तान के ग्लोबली पाकिस्तान की इकोनॉमी पे होना चाहिए, लाइक ऑन अ अगर हम वाइडर नोट पर देखें तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखें, अभी वो तो डिनाई कर रहे हैं इस बात को। अगर वो जो आप ट्रंप वाले कह रही हैं 10 जो नो फ्लैग, नो नो, पाकिस्तानी फ्लैग 20 शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से पास करने की इजाज़त मिल गई थी, तो इसहाक डार साहब का एक ट्वीट भी था, तो इट इज़ क्या ऑन रिकॉर्ड, सो बेसिकली तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही अगर तो ये हुआ है आई थिंक तो दैट्स अ गुड डिप्लोमेटिक फीट अगेन, बिकॉज फ्रेंडलियर कंट्रीज में चाइना को भी वो करने दे रहे हैं, चाइनीज कंट्रीज के, और पाकिस्तान को भी करने दे रहे हैं। बट इसमें एक खबर ये भी थी कि जो ट्रंप ने कहा है कि जी मुझे 10 पाकिस्तानी हम लगा देते हैं फ्लैग, तो वो हमारी को भी पास करने दे रहे हैं, तो वो डिनाई कर रहा है दैट इज़ अ आईआरजीसी। फेक न्यूज़ या मतलब आईआरजीसी तो डिनाई कर जा रहा है, वो ना कह रहा है कि हमने 15 पॉइंट्स लिए हैं, हमें रिसीव किए हैं, और हम तो ये जंग पूरी लड़ेंगे। तो अगर आप ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड की स्टेटमेंट्स देखते हैं, उनके ऑफिशियल चैनल पे जाते हैं, तो वो तो कोई भी चीज़ अभी डिनाई ही कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी कंफ्यूजिंग बात है इस टाइम। ओके, और इतनी कन्फ्यूजन चली, जैसे आप कह रहे थे कि अभी रिसेंटली एक अटैक हुआ जो ईरान ने कहा कि इसराइल ने किया, वो हमने नहीं किया। इससे पहले साइप्रस में एक अटैक हुआ था जिसके बारे में ईरान ने सेम बात की थी कि जी ये जी हम नहीं कर रहे। तो बिल्कुल। इस तरह से अगर अटैक्स बगैर किसी का पता नहीं होगा कि किसने अटैक किया है, कहाँ से किया है, तो फिर तो ये जंग मजीद बढ़ सकती है। ऑब्वियसली जो गल्फ कंट्रीज है वो प्रॉपरली रिएक्ट करेंगे। अभी वहाँ से कोई बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं आई है कि अगर हम कहें कि अगर जहाँ पे यूएस बेसिस को अटैक किया गया है, सऊदी अरब की बात करें या कुवैत की बात करें, बट इन केस अगर ये टैक्स बढ़ते हैं तो उनकी तरफ से भी रिटेलिएशन आएगी, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? आप जीसीसी कंट्रीज की तरफ से या देखिए, वो अभी इस पोजीशन में तो नहीं है कि रिटेलिएट करें, बट अगर वो करते हैं तो ईरान की तरफ से वो एस्केलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। दे आर नॉट डिज़ाइन टू डिफेंड, बल्कि इस हद तक कि इसराइल की इतनी प्लानिंग थी, उधर बंकर्स हैं, सेफ प्लेसेस हैं, सब है। तो आप देखें कि जब हल्की सी इंटरसेप्ट करते हैं तो अक्सर कोई पाकिस्तानी मर जाता है। आज दुबई में आज इट वॉज अ डेडलीस्ट डे, वहाँ पर आज 4 अटैक्स हुए हैं, और वो इंटरसेप्ट भी, अब उनके इंटरसेप्टर्स जो हैं जो मिसाइल पकड़ते हैं वो भी अब वीक होते जा रहे हैं।
तो आज बड़ा एक खौफनाक दिन था दुबई के लिए। एंड इफ़ खुदा ना खास्ता ये अगर एस्केलेट करते हैं कि दुबई की, क्योंकि उनकी एयरफोर्स है यूएई की, और अगर वो ईरान पे ये करते हैं अटैक, तो उनके लिए बहुत आसान है। अगर आप देखें कि वो ड्रोन वॉरफेयर जिस तरह कर रहे हैं, तो दुबई ड्रोन वॉरफेयर में बच नहीं सकता, उनकी एयरफोर्स पे भी अटैक हो सकता है। और फिर पब्लिक बहुत वल्नरेबल है। तो दुबई हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट मतलब उसने बहुत तेज़ी से गेन की अपनी प्रॉपर्टी प्राइसेस। लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से, पाकिस्तानी, आई नो लॉट इन्वेस्ट ऑफ कर माई रहे थे। फ्रेंड्स जो दुबई गोल्डन वीज़ा पे जाना चाह रहे थे, उन्होंने लिए भी। तो अब इस पॉइंट पे कि दुबई के, क्योंकि एक्सपर्ट्स जब जा चुके हैं, लॉट ऑफ कैनेडियंस हैव लेफ्ट, यूएस के जो हैं वो जा चुके हैं, दुबई का बिलियंस का लॉस हो चुका हुआ है। तो इस टाइम पर अगर वो एस्केलेट करता है और लोग और मरते हैं मजीद, जो कि अब ज़्यादा एशियंस हैं वहाँ पर, तो उसका इम्पैक्ट इन कंट्रीज़ में भी होगा। कि मुझे ऐसे लगता है, मेरे बहुत सारे दोस्त अभी भी कहते हैं कि जी दुबई हम तो जाएंगे। इट्स स्टिल अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर एटलीस्ट पाकिस्तानी, साउथ एशियंस, इंडियंस, ऑफ कोर्स, बांग्लादेश। एक तो पास पड़ता है, इतना आपको ये कॉस्ट भी नहीं आती, तो पीपल प्रेफर दुबई। और उसमें आई थिंक कि अब चीपर होटल्स की वजह से चाहे वो अट्रैक्ट करता रहे, या बट अगर वो एस्केलेट करता है और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, तो दुबई को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। बट दुबई को जितना पीसफुल समझा जाता था, उतना अब पता लग रहा है कि वो उस कदर वहाँ पे पीस इस वक्त नहीं है। पहले एक बल्कि आई रिसेंटली डिड अ पॉडकास्ट जिसमें उन्होंने बताया था मुझे कि दुबई इज़ द सेफेस्ट प्लेस, जी। कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट भी करें और बहुत, लेकिन अब वो उसकी जो पोजीशन है वो ख़त्म हो चुकी है। बल्कि मैं एक जगह पढ़ी थी कि $56 बिलियन का जो है वो नुकसान हुआ है इस वक्त टूरिज्म डिपार्टमेंट को ओवरऑल गल्फ़ कंट्रीज़ में। तो दुबई की वो पोजीशन इस वक्त नहीं है, बल्कि ओवरऑल गल्फ़ कंट्रीज़ की भी नहीं है। टूरिज्म डिपार्टमेंट को नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है। तो इनको वापस आते हुए, लाइक अपनी वॉर से पहले की सिचुएशन गेन करते हुए कितना टाइम लग सकता है? फॉर इंस्टेंस अगर लाइक 6 मंथ्स में वॉर ख़त्म हो जाती है, या जी। जल्दी ये निगोसिएशंस की वजह से हो सकती है, तो डू यू थिंक कि वापस से इंटरनेशनली जो वर्ल्ड है, या स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अपनी वो वाला जो पोजीशन है उसको गेन कर सकते हैं? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात अपने बारे में बताता हूँ। मैं दुबई में काम करता था 2018 में, इन्वेस्टमेंट बैंक, वहाँ डीआईएफसी है एक जगह। तो वहाँ पर मैं अरसा रहा हूँ और हम लोग उस टाइम पर ट्रेस करते थे अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके पास समझ लें आपके $500 मिलियन प्लस है, जो वहाँ पर हैं, और वो ठीक ठाक उनकी प्रेजेंस थी। ओके। उस टाइम से लेके आप कह लें 2025 तक काफ़ी लोग आए हैं वहाँ पर अपना पैसा लेके। उसकी वजह से प्रॉपर्टी का भी बूम आया है। फिर एक लाइफस्टाइल को वो प्रमोट कर रहा था, यार्ड्स एंड ऑल। तो अभी वॉल एग्जैक्टली। स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल आया हुआ था कि विल दुबई स्टे द सेम, और उसमें भी एक क्रिटिक थी कि शायद अब वो वाला दुबई ना रहे, बिकॉज बहुत सारे लोग एग्जिट कर गए हैं और प्रॉपर्टी प्राइसेस नीचे आ गई हैं। एज अ टूरिस्ट हब आई थिंक कि आप सेफ्टी वाइज ही चलते हैं, जो कि इनके ऊपर बल्कि एक बात जाती है यूएई और जीसीसी के ऊपर। हेनरी किसिंजर था, एक पुराना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, फॉरेन उनका था सेक्रेटरी, और वो उसने कहा था कि इट इज़ डेंजरस टू बी अमेरिका's फ्रेंड, बट इवन मोर डेंजरस टू बी अमेरिका देन, एनिमी। नहीं, एनिमी के लिए डेंजरस है, बल्कि फ्रेंड और भी ज़्यादा डेंजरस है। इनके एग्जैक्टली। साथ वो हुआ है, देवर अमेरिका's फ्रेंड, इन्होंने बेसिस दी, और वहाँ से चाहे नहीं भी अटैक हुए शुरू में, बट इन्होंने सबसे ज़्यादा ये पनिश हुए हैं ये सारे कंट्रीज़। तो बट करंटली यूएस में ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुके हैं। नो किंग्स नो प्रोटेस्ट। किंग्स प्रोटेस्ट कि वो भी रिजीम चेंज की डिमांड कर रहे हैं एक। तो अगर ये प्रोटेस्ट बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि अगर आप प्रो यूएस पेजेस को देखें तो वहाँ पे वो प्रोटेस्ट की, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर भी होता है, वो थोड़ी सी पिक्चर्स लगा के कितने से लोग आए थे, बट अब ओवरऑल उसकी अगर एक वाइडर पिक्चर देखें तो आपको पता लगता है कि कितने लोग, 3 लाख से ज़ायद लोग इस वक्त सिर्फ न्यूयॉर्क में निकले हैं प्रोटेस्ट के लिए। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस जंग के ऊपर, या ट्रम्प के ऊपर, या ट्रम्प की पोजीशन के ऊपर? देखिए, वहाँ पर एक बड़ा मशहूर जर्नलिस्ट है, कार्ल टकरसन, शायद आपने देखा हो, इज वेरी फेमस, उसकी अपनी बहुत फॉलोइंग है, और वो फॉक्स न्यूज़ में पहले था। तो अभी कल या परसों उसने एक ऐसे वॉर वेटरन को बुलाया जिसकी फैमिली 400 साल से अमेरिका को सर्व करी मिलिट्री में, तो वो खुद भी था इराक वॉर में। उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा, बिकॉज अमेरिका एक मर्सनरी, कि किसी और की जंग लड़ने वाले फौज बनती जा रही है। और ये बात बड़ी आम हो गई है वहाँ पर, वो ओपनली खुद कह रहे हैं कि ये नेतन्याहू की जंग है और हम इसको कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर आज $4 पर गैलन, तो गैलन में आई थिंक 2.5-3 लीटर होते हैं, जो अमेरिकन मेजरमेंट है, और $4 पर गैलन इज ह्यूज। उसकी वजह से वहाँ पर भी यही सब होगा जो मैंने बताया आपको, उनकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी, ये सब होगा, उनकी ट्रैवल, क्योंकि अमेरिका कॉस्ट बहुत बढ़ बड़ा है, जाएगी। उस फिर एयर फेयर भी बहुत होगा, डेली बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरी कॉन्टिनेंट है वो, उसमें इतना ट्रैवल करते हैं।
और वो ऐसे एक नेशन है जो नहीं ले सकता। ईरान तो सैंक्शंस लगी रही, वहाँ पर वो बिजली के बगैर भी, हम भी रह लेते हैं बिजली के हमें बगैर, आदत पड़ गई अब लोड तो। शेडिंग होती है, ये सब होता है, उनको आदत नहीं है। तो ज़रा सा भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा मैस प्रोटेस्ट करेंगे, और इसी वजह से ही ट्रम्प बयान देता रहता है कि जी ईरान मेरे पीछे लगा हुआ है, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वो ये चाह यही रहा है कि किसी तरह से फेस सेव हो जाए। बट वो बहुत सारे लोगों ने उसको ये कहा था कि आप विक्ट्री डिक्लेयर करें और आप निकल जाएं, बट उसको प्रेशर लगता है कि ये नेतन्याहू का है, बिकॉज वो बाज नहीं आ रहा। और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट यही हो सकता है कि ये हारेंगे, रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स में भी वो वापस आ सकते हैं सेनेट में। तो ट्रम्प विल इवेंचुअली लूज अ लॉट ऑफ हिज क्रेडिबिलिटी, हिज सपोर्ट। जो मागा है उसकी सपोर्ट बेस का नाम है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जो सेंट्रल अमेरिका के अंदर जो स्टेट्स हैं उसके अंदर वो उसको सपोर्ट करते हैं, मिड वेस्ट में और साउथ में। तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो ट्रम्प के लिए भी बहुत बुरा होगा। और अगर तो ये वॉर चल गई 6 मंथ्स, तो यू मार्क माई वर्ड्स, यूएस विल नो लॉन्गर स्टे सुपर पावर। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, मेरी अपनी भी यही कैलकुलेशन है, मुझे लगता है डॉलर भी रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, मेल्ट कर देगी। अभी उनकी मार्केट मेल्ट कर गई है, ट्रिलियंस जो है ना वो लूज होगा। अभी बिलियंस का सेल ऑफ हुआ है और बड़े बड़े लोग अपने पैसे निकाल रहे हैं। और अमेरिका की $38 ट्रिलियन डेट इकोनॉमी है। $38 ट्रिलियन डेट का मतलब है कि वो हाईली मकरूज, आप कह लें कि हाँ, बहुत ज़्यादा मकरूज है। वो पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक बहुत ही उसकी हाई डेट रेशो है। तो इस तरह के जो वो पंगे ले रहा है, और ये इकोनॉमिक वॉर बनती जा रही है। अभी उन्होंने कहा कि जी हमें टोल आप युआन में दें। फिर एक बयान दिया आईआरजीसी ने और उनकी पार्लियामेंट ने कि जी हमें अगर तो पता चला कि कोई ट्रेजरी ले रहा है अमेरिका की, बॉन्ड्स होते हैं इस तरह, हमारे भी स्टेट बैंक बॉन्ड्स देता है, वो लेगा तो हम उसको भी मारेंगे। तो ये चाह रहे हैं कि वो भी, ईरानी चाह रहे हैं कि यूएस डॉलर की वैल्यू कम हो जाए और हो जाएगी, आई एम श्योर हो जाएगी। और ट्रम्प को ये सब पता भी, या तो उसको उसकी जो अपनी काबीना है वो उसको ये अजीब सी बातें बताते हैं, डिलूजन्स इसको कहते हैं कि सर ऐसे हो जाएगा, हम कर लेंगे, या तो उसके इंटरनली कोई मसला है, या फिर कोई वो प्रेशर में है थ्रू एन एक्सटर्नल पावर, जो सब कह रहे हैं, आइदर इट्स इजराइल और सम अदर बैक, इल्यूमिनाटी कह लें इसको, कोई पावर है कोई जो उसको कंट्रोल देयर कर आर लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसीज कि कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, कौन ये चीज़ चला रहा है। बिकॉज ऑन द फेस तो वो हमें ट्रम्प ही नज़र आता है, बट मे बी एज यू सेड कि देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर्स, या मे बी द इमेज ऑफ अमेरिका कि वो कभी हारते नहीं है। ऑल्दो हमने अफगानिस्तान में भी देखा और एक दो और जगह पे देखा कि एट द एंड अमेरिका को वापस निकलना पड़ा वहाँ से, बट मे बी टू सेव द इमेज, टू सेव द फेस, ये जंग को परसिस्ट कर रहे हैं और इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं कि जो कि पूरी दुनिया पर उस पर हंसती है कि जो आप बयान दे रहे हैं, बीइंग ट्रम्प जो बयान देता है इस वक्त ईरान को लेकर, ईरान उसको बड़े अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पे उसका एक रिस्पांस देता है, तो वो ट्रम्प की ही अपनी एक तरह से वो एक जोक कंसिडर हो जाता है। तो करंटली आई थिंक कि जो अमेरिका का एक इस वक्त सिचुएशन है दैट इज़ नॉट गुड एज यू सेड। बिल्कुल। और ईरान ने भी कह दिया है कि जहाँ जो शिप्स हैं वो चाइनीज़ करेंसी में पे करेंगे या डील करेंगे, उनको गुजरने की इजाज़त होगी। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ऐसा लाइक इन फ्यूचर हो सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है फिर चाइना को तो बूम मिल जाएगी एक बहुत बड़ी। देखिए, अमेरिका सारा जो पैसा कमाता है वो पेट्रोल से कमा रहा है। आप देखें कि ये जितने मुल्क हैं, इनको ब्रिटिश टाइम से, ये एक ब्रिटिश क्रिएशन है, बाद में अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंडर आ गए। तो जब जितना दुनिया में ऑयल परचेजिंग होती है वो कंपलसरी है कि डॉलर में ही आप ले सकते हैं। ये बात बहुत थोड़े लोगों को पता है, उसे पेट्रो डॉलर कहते हैं। आपको पहले डॉलर चाहिए। अब हम लोगों के साथ भी यही होता है, जब आता है दुबई से तेल, तो हम रुपयों में नहीं ले सकते, वरना बहुत ईजी होते हैं चीज़ें। हमें पहले डॉलर खरीदना पड़ता है और वो हमारी रेमिटेंसेस से आता है या किस तरह आता है, फिर हम लेते हैं, और वो अमेरिका की डिमांड क्रिएट रहती है उससे। तो वो यही चाह रहे हैं कि अगर तो ऑयल की अगर एक्सचेंज है वो डॉलर ही ख़त्म हो जाए, तो दैट इज़ इट। उस दिन अमेरिका का कह रहे हैं कि क़यामत है उसके डॉलर की, कि वो डॉलर नीचे आ जाएगा। तो इज इट पॉसिबल ये होगा? हो सकता है, बिकॉज ब्रिक्स पहले ही बना है। पहले तो ये था जब सद्दाम ने कहा था कि मैं यूरो के साथ करूंगा डील, मैं यूरो में लूंगा पैसे, तो वो यूरोप को बूस्ट देना चाह रहा था। तब उन्होंने इसके खिलाफ पूरी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की, इसको मार दिया जाकर। लिबिया में गद्दाफी ने कहा कि हम एक नेशनल अरबिक करेंसी बनाएंगे और हम ट्रेड उसमें करेंगे। तो अमेरिका की जो फाइनेंशियल सर्वाइवल है ना, क्योंकि आपको मैंने बताया $38 ट्रिलियन डेट है, वो सर्वाइव इस तरह कर रहा है, अपनी डिमांड क्रिएट कर रहा है अरबी
ऑयल से, या जो उनका है भी नहीं। एग्जैक्टली। तो अब अमेरिका इस पॉइंट पर आ गया कि अगर वो मजीद अपने आप को पुश करता है, वो चलता रहता है ये वर्ल्ड ऑर्डर जो उन्होंने क्रिएट उनके बड़ों ने किया ऑब्वियसली। उसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने उनको ये बना कर दिया सिस्टम कि तुम एंडलेस खर्चा करो, पे कोई और करेगा। देखें, तेल यूएई प्रोड्यूस करता है, अबू धाबी, सऊदी करता है, कतर गैस करता है, बट उनको एक फोर्स किया गया है कि तुमने डॉलर ही में ही ट्रेड करना है और तुम्हारी करेंसी डॉलर के साथ पैक्ड है। एग्जैक्टली। तो इस वजह से ये चाइनीज़ हो सकता है बिल्कुल। और मैं जब आपको कह रहा था कि अमेरिका का कोलैप्स होगा सुपर पावर, तो 6 मंथ्स के बाद लोग इतने तंग आ सकते हैं कि फिर वो डील करना शुरू कर दें इन इन रबल्स और इन युआन, और उसके बाद डॉलर की जैसे वो एकदम नीचे आएगा। बिकॉज रशिया ने भी ऐलान कर दिया कि वो 1 अप्रैल से तेल जो इसकी फराहमी है वो बिल्कुल ब्लॉक कर रहा है। लाइक रशियन ऑयल बाकी कंट्रीज़ को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से तो एक तरह से हम एक ब्लॉकेड में चले जाएंगे। लाइक तेल की फराहमी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी बंद है और आपको किसी और तरीके से भी मिल नहीं पा रहा, जो आपके पास रिजर्व्स हैं वो कितने अरसे तक रहेंगी। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान की ऑयल रिजर्व्स की बात करें, आपको क्या लगता है कि अगर ये सिचुएशन परसिस्ट करती है तो क्या हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं या हमारे पास इतना है इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम इससे निकल सकें या इससे डील कर सकें या कन्फ्रंट कर सकें सिचुएशन को, या फिर हम भी कोलैप्स कर जाएंगे? मैंने आपको ये बताया कि पाकिस्तान की बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी कि हमने रिन्यूएबल सोर्सेज जिसमें आ जाते हैं आपकी सोलर के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुहिम चलाई इन्होंने। उसका बायबैक रेट कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। आई थिंक 27 रुपये से फिर 10 आया रिसेंटली, मुझे नहीं पता, मैंने इस पर काफ़ी लिखा भी था। क्योंकि हमारा जो मेन ड्राइविंग है बहुत फास्ट है। ये एक बड़ा इजी सा सोल्यूशन लगता है कि आप IPPs के थ्रू जिस तरह जनरेटर से जो हमारे जनरेटर लगे होते हैं डीजल के, वो बड़े लेवल पर हैं। हाँ। उसी से बिजली बन रही है। और जितनी सिल्ट आ चुकी है तवेला में, मंगरा में, और हमारे इंडिया के साथ वाटर इशूज चल रहे हैं, तो हम अब वाटर पे एकदम तो नहीं जा सकते। दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान ना। काला बाग आपने बनाया तो अब पीछे रह जाती है आपके पास थर्मल पावर, कोल की पावर है। कोल से शायद कुछ कर सकें, उसका भी मैं पढ़ रहा था, सप्लाईज का इशू है। LNG बंद हो गई हुई है, वो कतर से आती थी। पीछे आपके पास फिर वही आ जाती है ऑप्शन कि आप तेल से ही बिजली बना सकते हैं। सो न्यूक्लियर है कराची में, कुछ सर्टन अमाउंट हमारे पास न्यूक्लियर कैन बी एक्सप्लोर्ड, बट अगेन वो भी सब लॉन्ग टर्म है। एकदम 6 महीने के अंदर पाकिस्तान को मिरेकल नहीं कर सकता लाइक एवरी अदर नेशन। तो वो हाईली डिपेंडेंट है ऑन फॉरेन ऑयल टू पावर इट्स द होल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स। तो पाकिस्तान काफ़ी इस टाइम पर डायर स्ट्रेट्स में So है। we'll be facing electricity shortage like in future, हाँ जी, हो सकती है। and petrol and diesel prices और increase कर सकती हैं। वो तो मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है 600 तक जा सकती हैं। और पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम में है, ये समझना ज़रूरी है। और बहुत थोड़े लेवल के ऊपर जिस तरह वो 1 बिलियन रिलीज़ करते हैं, तो वो कोई बहुत, हमारी इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं है इस टाइम, बिल्कुल नीचे है, नोज डाइव पे है। एक्सपोर्ट्स भी नहीं है। और एक्सपोर्ट्स अब तो ऐसा टाइम आ गया कि जो एक्सपोर्ट्स करते भी थे, मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था, अमेज़ॉन के लिए करते हैं या और चीज़ों पे कर रहे हैं, सारों का माल बंद है कराची में। डाउनफॉल हो गया एक तरह से ना, क्योंकि बहुत मर्चेंट्स ही बड़ा। डर गए हैं, उन्होंने गुजरना है हॉर्मूज से, है रूट्स ही नहीं है। या आप साउथ अफ्रीका से गुजर सकते हैं, या आप सुएज के नाम से गुजर सकते हैं। सारा जो है मिडिल ईस्ट से आपने गुजरना ही है, जो शॉर्टर रूट्स हैं। सब डरे हुए हैं, माल बंद है। तो आपको डॉलर अब आने, जो रिमिटेंसेस थी, सोचें आप, वो आती थी ये खलीजी ममालिक से, वो भी अब आपकी बंद हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जॉब्स उनकी अब जाएंगी अगर यूं हालात रहे। तो इट्स ओवरऑल गोइंग टू बी वो कहते हैं ना, पेंडोरास बॉक्स इज गोइंग टू ओपन फॉर पाकिस्तान की। मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। आपकी मेन फॉरेन एक्सचेंज अब एक्सपोर्ट्स नहीं है। जब डॉलर आता था, वो वर्कर्स हैं जो अपनी माओ को, अपनी फैमिलीज को यहाँ पर पैसे भेजा, उनकी वजह से हमारी एक फॉरेन सपोर्ट थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी। आपने देखा होगा PNG, ये लोग सब चले गए हुए हैं। ये बड़े बड़े ब्रांड्स थे, हर साल पता चलता है मल्टीनेशनल्स भी चली गई हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान छोड़कर गई हैं यार। वो वारिद वतीन तो पुरानी चली गई थी, उनके मर्जर्स हो गए। अब आई थिंक ये जैज जो है रशियन कंपनी है, वो कोई कर रही है, थोड़ी बहुत रह गई हैं। सो FDI नहीं तो मैं नहीं देखता आते वक्त, क्योंकि टाइम ऐसा है, इसमें कोई भी फॉरेन कंट्री नहीं इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में। सो रेमिटेंसेस हमारी कम हो रही हैं, तो हमारे पास डॉलर की सप्लाई वैसे ही थोड़ी है। और हम IMF के प्रोग्राम के अंडर हैं अभी इस टाइम पर, तो काफ़ी डेलिकेट सिचुएशन है। अगर तो ये वॉर बढ़ती है और ऑयल की शॉर्टेज होती है, तो पाकिस्तान ने तेल भी ख़रीदना है, पाकिस्तान ने इंटरेस्ट पेमेंट्स भी देनी है, वो भी डॉलर में है। और क्योंकि पेट्रो डॉलर चल रहा है, तो कोई पता नहीं डॉलर की किधर जाती है फ्लक्चुएट होकर, हमारा जो एक्सचेंज रेट है हो सकता है ऊपर चला जाए।
तो अगर ऊपर जाता है तो दैट्स अ डबल हिट होगा पाकिस्तान को। डॉलर भी ऊपर चला जाता है, 300 क्रॉस करता है, फिर आपकी ऑयल की जो परचेजिंग है वो भी महंगी हो रही है, एट द सेम टाइम यू हैव टू पे IMF पेमेंट्स ऑल्सो, और रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन सोच के काम पाकिस्तानी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है लिखने के बाद भी कि हमारी लीडरशिप फाइनेंस और इकोनॉमी की कम है, और सारी सिचुएशन अब दुनिया की इकोनॉमिकल ज़्यादा है। इवन ये वॉर भी आप देखें कि ज़्यादा मिलिट्री से ज़्यादा हॉर्मूज पे आती है, उनको भी ये पता चल गया हॉर्मूज बंद कर दो, वो इकोनॉमिक वॉर बना दी गई है। तो ऑब्वियसली इकोनॉमी का डाउनफॉल आएगा तो पूरे कंट्रीज का वैसे ही डाउनफॉल आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त सब लोग तेल के थ्रू ही कर रहे हैं अपनी जो इकोनॉमी को डील कर रहे हैं। सेकेंडली, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्ट्रैटेजीज ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट कि उन्होंने तेल बचाने के लिए स्कूल्स को बंद कर दिया, उन्होंने स्पीड लिमिट कम कर दी, और अब ये भी कहा जा रहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा, लेकिन अब नहीं लग रहा, मे बी इन फ्यूचर उसको लगा दिया जाए। तो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि स्कूल्स को बंद नहीं करना चाहिए था। आपको लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर फ़रोग दिया जाए या अपनी गाड़ियों को थोड़े अरसे के लिए कम कर दिया जाए, या फिर हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो कि हमें वाकई तेल सेव करने में और अपना पाकिस्तान का जो एक तरह से चल रहा है एक हमारा सिनेरियो, उसको भी सेव करने में ईजी होगा? देखें, ये जो स्कूल्स वाली आपने बात की, क्योंकि मैं खुद एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं स्कूल का, ये तो मुझे उसकी समझ नहीं आती, बिकॉज आई सी पेरेंट्स क्राइंग ऑल द टाइम कि जी आपने बंद कर दिया। उनका बहुत हर्ज हुआ है कोविड में पहले ही। तो अब आप लॉकडाउन करते हैं, वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। बच्चों की सोशल एबिलिटी ख़राब हुई है, बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी ख़राब हो गई, वो जूम पर नहीं पढ़ पाते। तो उनको हमें स्कूल्स की इतनी कोई है भी नहीं, आई थिंक कितनी इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, बट वी हैव टू कट डाउन ऑन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं। पाकिस्तान का मेन इशू है कि वी स्पेंड मोर देन वी अर्न। गवर्नमेंट पे भी यही बात जाती है, गवर्नमेंट ने आवाम पे भी यही बात जाती है, उन पे भी यही जाती है। बसंत में आपने देखा कि इन्होंने जिस तरह से किए, थोड़े बचा लेते तो रेनी डेज काम आ जाते आगे और आ सकते थे। तो अभी तो इतने नहीं आए, अल्लाह बचाए। बट आई थिंक कि ऑस्टेरिटी मुझे नहीं लगता कि उस तरह से है। अभी भी बहुत हाई कॉस्ट है पाकिस्तान की, और इसको देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। हमारे मैचेस हो रहे थे PSL के, तो इन सारी सिचुएशन को देखना चाहिए कि क्या टिकटिंग उतनी थी कि हम इतने पैसे लगाकर इतनी सिक्योरिटी दे रहे हैं और हम मैचेस करवा रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्राइम चीज़ें हैं जो आवाम को सोचना चाहिए इस बारे में कि क्या, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग गए हैं मैच देखने के लिए। डू द कॉस्ट ऑफसेट द बेनिफिट। पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल इमेज प्रमोट करने के लिए कह रहा है, तो दिस इज़ नो टाइम फॉर इट। अपनी इमेज को ऊपर करने के लिए क्या वो कमा रहा है इतने PSL से? तो ये चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ऑस्टेरिटी बनती है और हम वहाँ पर स्पेंड थ्रिफ्ट हैं बहुत ज़्यादा, और जहाँ पर जो एसेंशियल चीज़ें हैं कि आगे मुस्तकबिल है बच्चों का जिनको पढ़ाना है, आप वो बंद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सीनियर फिगर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा अंटराज है, उनकी सिक्योरिटी को कम किया जा सकता है। और स्पीड लिमिट से कितना फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं इतना पड़ता, बिकॉज फ्यूल उस तरह से नहीं है। तो दे हैव टू बी वेरी इफेक्टिव मेजर्स, जिसके अंदर थिंक टैंक्स बैठे, इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं जो कि प्लान करें। मुझे बसंत पे भी ऐसे ही लगा था कि अगर ये पार्किंग की स्पेसेस रखते, इन्होंने वहाँ पर भी देखा होगा चोक पॉइंट क्रिएट हो गया था। तो आई वॉज देयर बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड, लेकिन आई गॉट स्टक फॉर लाइक 7-8 आवर्स। पाकिस्तान की मिस मैनेजमेंट है ऑनेस्टली प्लानिंग में। दिस इज़ हाई टाइम कि ये जो देख रहा है पॉडकास्ट, ये उससे समझें कि अभी हमें प्लान करना चाहिए इफेक्टिवली। और अभी क्योंकि पोस्टपोन हो गया, बट इवेंचुअली दिस वॉर डज नॉट स्टॉप, तो स्मार्ट लॉकडाउन के फुल लॉकडाउन लगेगा। और वो उसके लिए प्रॉपर इनके पास एक कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए। हमारा होता है इवेंट होता है और हम रिवर्स इंजीनियर कर रहे होते हैं प्लान को। तो इसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। इवेंट हो गया और आप फिर सोच रहे हैं अच्छा अब क्या करना है। हमें पहले कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनती। हम ये भी देखते हैं ना कि जब क्लाइमेट चेंज होता है, हमें पता है कि हर साल फ्लड आना है, और जब फ्लड आ जाता है, जब एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि अच्छा अब हमने क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। बल्कि बिफोर हैंड अगर इसको कर लिया जाए तो ज़्यादा ईजी हो सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हार्ट अटैक आ गया, आप पहले ही कोलेस्ट्रॉल कम रखें, अपनी डाइट सही रखें, तो इट इज़ लाइक नेशनल लेवल पे इट्स अ स्ट्रोक, राइट। और हर दफ़ा वो आ जाता है। और आई थिंक इट्स हाई टाइम कि गवर्नमेंट ये सीखे कि अब हमें इस दफ़ा एटलीस्ट जो है अपने आप को, अपने एसेट्स को, अपने बच्चों को अपने सेफ रखना है, एंड यू नो उनकी एजुकेशन का हर्ज नहीं करना, एंड बी वेलफेयर फॉर अ चेंज, अ वेलफेयर स्टेट।
Of course. जी And talking about the online classes, as you said, of course, you are the director of AC. जी It's जी ACE or ACE? एस एस ACE, okay. तो what do you think कि बच्चों का कितना रुझान है इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस की तरफ, क्योंकि मैं तब यूनिवर्सिटी में थी जब कोविड आया था और हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ा था, तो हमारे लिए यूनिवर्सिटी में होते हुए भी ऑनलाइन क्लास लेना एक बहुत मुश्किल काम था। और छोटे बच्चे जो होते हैं, स्पेशली अगर आप उनके स्कूल ऑनलाइन कर देते हैं, हम्म। तो इन एज यू सेड के मुकम्मल लॉकडाउन भी लग सकता है। उनका कितना हर्ज हो सकता है, या इसकी कोई बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है कि ऑनलाइन ना किए जाएं और हम किसी और तरीके से उनको फिजिकल क्लासेस दे सकें? देखिए फिजिकल क्लासेस बिल्कुल हो सकती हैं। आप ये उनको रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस दे सकते हैं कि आप जो है टाइम टेबल इस तरह से डिज़ाइन करें, रूम्स की ऑक्यूपेंसी ज़्यादा कर दें, बिकॉज वी डोंट नीड टू क्वारंटीन दिस टाइम। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि पहले तो क्वारंटीन का इशू था, बच्चों की हेल्थ थी तो इसलिए लॉकडाउन लगा था। अब उसके नुकसानात क्या हुए कि, और वही दोबारा हो सकते हैं कि बच्चों की पेरेंट्स की वजह से वो डिसिप्लिन इशू आता है व्हेन दे आर होम ऑल द टाइम। फिर उसकी जो वर्किंग मदर्स हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनको बहुत मुश्किल हो जाता है करना। और उनकी जो कोविड वाले बच्चे हैं अभी तक, मुझे ऐसे फील होता है कि उनका डिसिप्लिन इशू है, उनकी मेंटल डेवलपमेंट इशू है। ऑफ फिर कोर्स। सोशली उनका जो था वो दोस्ती वगैरह होने की वजह से वो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, क्योंकि वो 3-4 साल उनके लिए बहुत डेविस्टेटिंग थे। काफियों को उर्दू ही नहीं आती लिखनी। बल्कि वो ऑनलाइन क्लास में उनको आदत इतनी लग गई थी कि उनका दिल ही नहीं करता था कि फिजिकल क्लास हो, कि उनको बिल्कुल लगता ऐसा। था कि अच्छा एक ऑन करके सो जाना है, किसने आपसे पूछना है कि हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। जी एट द जी। एंड एग्जाम होना है, वो भी ऑनलाइन होना है, तो चैट जीपीटी एवरीथिंग, तो उसको करके निकाल दो। तो वो ये उसका बहुत नुकसान हुआ है ऑनेस्टली, मुझे लगता है हर यूनिवर्सिटी तक हुआ है। और इट्स जस्ट कंप्लीट लॉस। और आगे वो बच्चा असल में देख रहे होते हैं जो बिल्कुल किंडरगार्टन में, क्योंकि मेरे तो छोटे वाले हैं, उनकी ना बेस नहीं बनती। वो जब फिर आगे वाली क्लासेस में जाते हैं, लाइक 1 में जाते हैं, 2 में जाते हैं, 3 में, तो काफ़ियों को अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन का नहीं पता चल रहा होता, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं बहुत सारी। तो ये बड़ी ज़्यादा एक हाई जो है ना वो कंसर्न इश्यूज हैं, जो कि हमें लगते हैं लो लो कंसर्न है, बट हर हर इशू ही बड़ा ही होता है। ऑब्वियसली। व्हेन इट मैग्नीफाइज तो वो बाद में पता चलता है, और पाकिस्तानियों को अनफॉर्चुनेटली सब कुछ बाद में पता चलता है। एज यू सेड कि हमने बसंत पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर कर दिया बहुत था। बहुत ज़्यादा है, और इस टोटली तरह अगेंस्ट के इट। इवेंट्स पे कुछ लोग कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी इस तरह के इवेंट्स, या पाकिस्तानी जो हम सब जो इस तरह के इवेंट से वैसे ही बहुत खुश होते हैं। ऑब्वियसली एक अच्छा इवेंट था, हमारे कल्चर को प्रमोट किया गया, मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी इस बात से। बट ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर, आप अपनी चादर देख के पाँव फैलाते हैं, तो वो वहाँ पे हमारी एक मिस्टेक थी, हमने ओवर ओवर एक्सपेंडिचर किया था। तो अब आप यही समझते हैं कि इनको काउंटर हम क्या, इस वक्त हम जिस सिचुएशन में खड़े हैं, इसको अगर हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? एज यू सेड कि हमारे पास इकोनॉमिस्ट इतने नहीं हैं, हमारे गवर्नमेंट में भी उस तरह से एक्सपर्ट्स नहीं बैठे हुए हैं जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, एक बेहतर स्ट्रैटेजी जो कि हमें इस मामले को कोप करने में हेल्प करेगी, लाइक इन द लॉन्गर रन? देखिए, अगर तो वॉर लाइक आप देखते हैं, वॉर प्लेबुक पढ़ते हैं, तो उसके अंदर राशनिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अडॉप्ट कर सकती है गवर्नमेंट प्रॉपरली। जिस तरह आपने पसंद का भी कहा, आई थिंक कि दैट वाज टोटली एक लीड फंक्शन बन गया था एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आप 8-10 लाख की छत ले रहे हैं और फिर चरखी भी इतनी महंगी है, गुड़ियाँ इतनी महंगी हैं। तो अगर करना ही था तो एक बड़ा सा वेन्यू लेते या कोई ग्राउंड ले लेते जहाँ पर एक फेस्टिवल सा होता जो गरीब लोग भी जा सकते। मैंने जब गरीबों से बात की जो कि कॉमन लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो आप लोगों का इवेंट है जी, जो थे। तो मैंने कहा मैंने तो खुद भी नहीं मनाया, मुझे आप क्यों इतना बुरा समझ रहे हैं, बट आई गॉट द पॉइंट कि ये था। इसी तरह यहाँ पर भी इसका एक कह लें कि एक ज़्यादा हमारा जो प्रेशर पड़ता है वो लोअर मिडिल क्लास के ऊपर पड़ता है, क्योंकि देखें वो रेस्टोरेंट्स भी से पता चल जाएगा आपको लाहौर में या इवन कराची, इस्लामाबाद के, वो उसी तरह ही चल रहे होते हैं। और जो एक सर्टन वेल टू डू क्लास है वो अपना करती रहती है पाकिस्तान में। और हम देख रहे हैं आजकल भी सब कुछ उनके लिए बहुत नॉर्मल है, एक वो खास। नहीं डलवा लेते हैं, वो 300 का भी है ना, डलवा लेते उनको हैं। पटल का कोई इशू नहीं है। नहीं है, बिकॉज इट्स लेकिन पाकिस्तान की रियलिटी ये नहीं है। पाकिस्तान की रियलिटी है कि बहुत सारे लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी लोड शेडिंग को फेस कर रहे हैं। सिटीज़ में बेशक नहीं है, बट देयर स्टिल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उनको रिलीफ देने के लिए एक ऐसा होना चाहिए सिस्टम जो कि एक नेशनली अप्लाई करे। और मसला ये है कि सारी गवर्नमेंट जो है वो कंपोज ही उन लोगों से करती है जो कि जिनको फ़र्क नहीं पड़ता। सेनेट में भी वही है, नेशनल असेंबली में, ब्यूरोक्रेसी में भी, दे आर द वेल टू डू क्लास, जो एजुकेटेड क्लास है। तो क्योंकि पॉलिसी वो बनाते हैं तो वो अपने हिसाब से बना रहे होते हैं। जिस तरह एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है और वो अपने आप को बचा लेता है हमेशा, नहीं बाकियों का नहीं सोचता जब एक्सीडेंट हो रहा होता है। आपने सुना होगा कि ड्राइवर हमेशा बच जाता है जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंटल अक्सर। कार में। सो आई थिंक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए दैट फोकसेस
ऑन द ग्राउंड रियलिटीज कि जिस तरह एक आलू की प्राइस बढ़ जाती है तो ऑनेस्टली एक कॉमन मैन को बहुत कितना सारे घरों का चूल्हा नहीं जलता उसके बाद, हमें हम वो सब क्या जानते हैं इस खाएंगे। चीज़ को। या सो उस तरह से प्लान करना चाहिए, उसका ट्रिकल इफेक्ट बनाना चाहिए, मॉडलिंग करनी चाहिए, एंड आई एम श्योर दे आर इंटेलिजेंट पीपल, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठे हुए, सिर्फ ये कि वो प्लान रिजेक्ट हो जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। सो थ्रू दिस पॉडकास्ट आई होप कि उन तक आवाज़ पहुंचे एंड सैनिटी प्रिवेल्स। शुडंट वी प्रमोट बाइसिकल्स? वो भी हो सकती हैं बिल्कुल, जैसा नेदरलैंड्स में है। क्योंकि ये खास 2 मंथ्स में तो हो सकता है ऐसा कि बाइसिकल्स उठती हैं। इस्लामाबाद में तो मई तक बहुत अच्छा मौसम है और कराची में भी बड़ी ब्रीज होती है, तो हो सकता है ऐसा बाइसिकल्स हों, ग्रीन प्लान्स हों, बसेस का यूज़ इनकरेज किया जाए, पिकअप पॉइंट्स हों, ऑफिसेस को इंगेज किया जाए कि वो एक पूरी अपनी एक बस ले लें या फिर कोई रेंटल्स हो जाएं, और वो सारे वर्कर्स का टाइम एक क्रिएट करें, जाने आने का, अपनी गाड़ियाँ ना चलाएं। तो इम्पैक्ट होने को बहुत कुछ हो सकता है अगर करना चाहें। ऑफ कोर्स, और आवाम भी करना चाहिए, क्योंकि हम रिसेंटली भी देख रहे हैं कि पीएम साहब ने वो सिर्फ जगह पे अपील भी की है कि प्लीज़ ज़रा ट्रैवल कम करें, अपनी ज़रा कॉस्ट को कम कर दें, हमें तेल की फराहमी उस तरह से नहीं हो रही, और कीमतें बढ़ने की तजावीज़ थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कीमत को नहीं बढ़ाया फ़िलहाल के लिए। लेकिन ऑब्वियसली इन फ्यूचर अगर कोई ऑप्शन और नहीं रहती तो कीमतें भी बढ़नी पड़ेंगी। एट द एंड अगर आप अपनी कोई सजेशन या एडवाइस देना चाहें, लाइक फॉर द होल ओवरऑल सिचुएशन या फॉर पाकिस्तान, तो इसके बाद हम पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। एडवाइस यही है कि जस्ट प्रिपेयर होना चाहिए, इस इवेंट को क्लोजली वॉच करना चाहिए, बिकॉज ये वाहिद इवेंट है जिसका इफेक्ट तकरीबन पूरी दुनिया में फील होगा, चाहे आप जापान में हैं, चाहे आप यूरोप में हैं, चाहे आप अमेरिका में हैं। सो दीज डेज, स्पेशली दिस 1 वीक, विल बी वेरी वेरी क्रूशल। और इसमें जो भी इवेंट्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों का फ्यूचर डिटरमिन कर रहे हैं। अमेरिका एज अ सुपर पावर, महंगाई किधर जाती है हमारे यहाँ दुनिया में, और इवन ये भी कि जिन लोगों ने ट्रैवल प्लान्स बनाए हुए हैं क्या वो जा पाएंगे जून में। सो जस्ट कीप लुकिंग आउट फॉर द न्यूज़ एंड दैट्स अबाउट इट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। थैंक यू सो मच हमजा साहब। सो दिस वाज द पॉडकास्ट, एंड लास्ट लाइन जो उन्होंने इस्तेमाल की, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ये हम सबको एक डराने वाली लाइन ज़रूर थी, लेकिन ये सबके लिए एक वेकअप कॉल भी है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत आयद होती हैं आवाम पर भी, कि आप जहाँ पे बचत कर सकते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी की या ऑयल की, पेट्रोल की, तो प्लीज़ उसकी बचत कीजिए, क्योंकि इस वक्त हमें हालात का कुछ नहीं पता। सो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।